हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर वीना सिंह MBBS MD पीडियाट्रिक्स आप सबके सामने एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है लेटेस्ट होम गाइडलाइंस इन माइल्ड केसेस। और ये गाइडलाइंस ली गई है हमारी एम्स और यूनिसेफ से। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि आजकल कोविड को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड किया गया है, क्योंकि माइल्ड इसका डिवीजन का मेन पर्पस ये है कि माइल्ड केसेस को हम घर में ही ट्रीट कर सकें। और घर में ट्रीट करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें खुद डॉक्टर होना चाहिए। एज अ माइल्ड केसेस ये जनरल अवेयरनेस सब में फैलाई जा रही है कि ये मेडिसिन आप ले लेंगे, या आप कहीं भी कोविड पॉजिटिव होती है तो आजकल गवर्नमेंट एक किट प्रोवाइड कर देती है, कोरोना किट, जो कि आप घर में लेके फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीफोनिकली अपने फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, और अगर आपको वो भी नहीं हो पा रहा है तो भी आप कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखकर माइल्ड केसेस को, माइल्ड कोरोना को बहुत अच्छी तरह डील कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्या क्या केसेस हैं। माइल्ड केस हम उसे कहते हैं जब हमारा फीवर जो है बहुत हाई ग्रेड नहीं है, हमारा रेस्पिरेशन लेस देन 24 है, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से ज़्यादा है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें कोरोना डायग्नोज हुआ है, चाहे वो RT-PCR से हो या रैपिड एंटीजन से, हमारा दो चीज़ें हमने ज़रूरी तौर पे लेनी है। उसमें है सबसे पहले हमारा एक थर्मामीटर हमारे घर में होना चाहिए, दूसरी चीज़ है हमारे घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने वाली मशीन होनी चाहिए, और तीसरा मेडिसिन तो है वो जो कोरोना किट प्रोवाइड करती है, वो तो हमें चाहिए। तो सबसे पहले माइल्ड केसेस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी रेस्पिरेशन अगर हम लेस देन 24 है, मतलब एक इंसान नॉर्मली बैठा हुआ है और वो नॉर्मल ब्रीथ करेगा और अपनी रेस्पिरेशंस काउंट करेगा, 1 मिनट में 24 टाइम से लेस रेस्पिरेशन होनी चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे माइल्ड केस। प्लस एक और क्या क्राइटेरिया है, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जब हम प्रोब लगाते हैं अपने हाथ में तो वो 94 से ज़्यादा आना चाहिए। प्रोब लगाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ट्राई कीजिए कि मिडिल फिंगर में लगाएं, बिकॉज इसमें कंपैरेटिवली ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो उनको मालिश करके गर्म कर ले, ताकि हमारी ब्लड सप्लाई अच्छी तरह हो सके। अगर एक फिंगर में हमारी सैचुरेशन ठीक नहीं आ रही है तो उसको 2-3 दूसरी फिंगर्स में लगा के देखें। एक फिंगर में लगाकर और बस इमीडिएटली नहीं हटा लेंगे, उसको 5 से 10 सेकंड तक लगा के देखिए। जब उसमें ग्राफ साथ में ठीक आ रहा हो तो इसका मतलब आपकी सैचुरेशन ठीक आ रही है। तो माइल्ड केसेस के लिए क्या मैंने क्राइटेरिया बताया, मैंने माइल्ड केसेस के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया कि आपका हार्ट रेट, जो आपका रेस्पिरेशन लेस देन 24 होना चाहिए और आपका सैचुरेशन मोर देन 94% होना चाहिए, प्लस आप में कोई सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हल्का सा फीवर हुआ, या हो सकता है कई केसेस में एसिम्टोमेटिक हो, मतलब आपको कोई तकलीफ ना हो और एक्सीडेंटली आपने टेस्ट करवाया किसी भी रीज़न से, कहीं जॉब ज्वाइन करने के लिए या कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए, और आपको टेस्ट पॉजिटिव निकल गया, तो ये है हमारे माइल्ड केसेस। मॉडरेट केस किसके कहते हैं? मॉडरेट केस मतलब आपका सैचुरेशन जो है वो 90 to 94% है ऑन रूम एयर, प्लस आपका रेस्पिरेशन जो है 24 से लेके 30 टाइम्स पर मिनट है, जो कि मैंने अभी जैसे बताया उसको हम काउंट करेंगे। और अगर हमारा मोर देन 24 आ रहा है और लेस देन 30 आ रहा है तो ये मॉडरेट केस है। प्लस आपको सिम्टम्स प्रेजेंट है। सिम्टम्स मतलब फीवर है, कॉफ, कोल्ड, गले में दर्द हो रहा है। आजकल कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे पेन एब्डोमेन होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, रैशेस होना, छोटे छोटे दाने आ जाना। ये सारे एटिपिकल सिम्टम्स बच्चों में बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है, प्लस हमारी रेस्पिरेशन ज़्यादा है 24 to 30 टाइम्स से, 24 and 30 टाइम्स के बीच में है, प्लस हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 to 94 आ रहा है, तो हमने उसको मॉडरेट केस में क्लासीफाई करना है और उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। सीवियर केस किसे कहेंगे? सीवियर मतलब हमें सांस फूल रही है, हमारा सैचुरेशन 90 से कम आ गया है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 से ज़्यादा हो गया है, हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है। ये सारे सिम्टम्स हमें पॉइंट करते हैं कि हमारा जो कोविड है वो मॉडरेट से ज़्यादा हो चुका है और सीवियर की तरफ बढ़ रहा है। इस केस में आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिशन करवाइए। ये जो गाइडलाइंस मैं बता रही हूँ ये हमारे केवल माइल्ड केसेस के लिए है, उन केसेस के लिए
इन्हें एक बार डॉक्टर से अपने डॉक्टर और फिजिशियन की कांटेक्ट में कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। अगर आप डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और डॉक्टर की सलाह अपने बीच बीच में अवश्य लेते रहेंगे, उनको वाइटल्स बताते रहेंगे ताकि वो आपको मॉनिटरिंग करके उसी अकॉर्डिंगली आपको दवाई देते रहेंगे। तो माइल्ड केसेस में सबसे पहले ये हमारी एम्स और यूनिसेफ की गाइडलाइंस है जिनमें कि कुछ चेंजेस हुए हैं। अब क्लासिफिकेशन के बाद मैंने बताना है न्यू चेंजेस क्या है। न्यू चेंजेस में हमने बताया हम इसकी टैबलेट्स क्या, हम जो इसकी टैबलेट लेते हैं उसको हम बोलते हैं कोरोना किट में टैबलेट पैरासीटामोल होती है, आइवरमेक्टिन टैबलेट होती है जो कि 12 मिलीग्राम होती है 12 मिलीग्राम होती है जो हमने दिन में एक बार खाली पेट लेनी है। हमारी अजिथ्रोमाइसिन होती है 500 मिलीग्राम दिन में एक बार लेने के लिए। विटामिन सी जो होती है 500 मिलीग्राम जो हमने दिन में 2 बार लेनी है। टैबलेट जिंक 50 मिलीग्राम दिन में एक बार लेनी है। हमने ये विटामिन डी जो D3 जो होता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वंस अ वीक लेना। ये हमारे नॉर्मल कोरोना किट में होती है। प्लस हमने टेम्परेचर और ऑक्सीजन अपना मॉनिटर करना है, एक चार्ट मेंटेन करना है जिसमें अपना टेम्परेचर, अपना SpO2, अपना रेस्पिरेशन, अपना पल्स, ये हमें मेंटेन करना है। डॉक्टर से टेलीफोनिकली कांटेक्ट में रहना है, उसको दिन में 2 या 3 बार अपना ये सारे वाइटल्स आपने इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कई पेशेंट्स हमें ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि जिनको हाई फीवर हो जाता है। इनिशियली पहले 2 दिन आए, डायग्नोज हुआ पॉजिटिव, इनिशियली 2-3 दिन में हाई फीवर आ रहा है, पैरासीटामोल से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या करना है, अगर आपका हाई फीवर मतलब मोर देन 101, 102, 103 तक जा रहा है लोगों को फीवर, तो उस केस में प्लेन पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं होगा। इनिशियल स्टेजेस में आप उसमें टैबलेट नेप्रोक्सेन ऐड कर सकते हैं। टैबलेट नेप्रोक्सेन 250 मिलीग्राम मॉर्निंग और इवनिंग ऐड कीजिए फीवर कम करने के लिए। ये एक नया एडिशन है। अगर आपको इसके बावजूद भी आपको कॉफ अगर कंटिन्यू हो रही है, बहुत ड्राई कॉफ है, आपने एंटीटोसिव्स ले लिए, कॉफ सिरप ले लिया आपको खांसी रोकने के लिए, उसके बावजूद भी आपकी खांसी नहीं रुक रही है, बहुत ड्राई इरिटेटिंग कॉफ है, तो ब्यूटेसोनाइड इनहेलर है जिसके मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वो कैसे लेना है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 800 माइक्रोग्राम का पफ सुबह लेना है और 800 माइक्रोग्राम का पफ आपने इवनिंग में लेना है। इसके सिवा आपको नई गाइडलाइंस और भी है, जैसे कि हमने माइल्ड केसेस में हमें पता चला हमने हाई फीवर हुआ, हमने वो ले लिया, नेप्रोक्सेन ऐड कर लिया, ड्राई कॉफ हुई, हमने ब्यूटेसोनाइड ऐड कर दिया। इसके बावजूद क्या हुआ, हमारा फीवर अब धीरे धीरे 4 to 5 डे हुआ कम हो गया। जैसे ही हमारा फीवर कम हुआ हम रिलैक्स हो जाते हैं, बस अब हमारा फीवर कम हो गया, अब हमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सैचुरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यही एक टाइम होता है जिस टाइम हमारा कोर्स डिसाइड होता है कि हमारी डिजीज़ रिजॉल्व होगी, कि हमारी डिजीज़ अपहिल जाएगी कि डाउनहिल जाएगी, हमारी डिजीज़ ठीक होने वाली है कि हमारी डिजीज़ मॉडरेट से सीवियर केस में जाने वाली है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है कि अगर 5th to 7th डे के बाद वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और वो सिम्टम्स हैं, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आने लग जाए, पहले 2-3 दिन हाई ग्रेड फीवर रहा, आपने ट्रीटमेंट ले ली, ठीक हो गया, 4 to 5 डेज तक आप ठीक रहे, फिर 6 to 7 डे अचानक आपको हाई ग्रेड फीवर आने लगे, ये एक अलर्ट साइन है। अचानक आपको ड्राई कॉफ होने लगी, ये अलर्ट साइन है। अचानक आपका सैचुरेशन ड्रॉप होने लगी, ये अलर्ट साइन है। अचानक आपको ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन होने लगी, ये अलर्ट साइन है। ये जनरली 5 to 7 डेज में होता है और इस टाइम हमारे साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब हमारी बॉडी वायरस से लड़ रही होती है, और इस टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है स्टेरॉइड ऐड करना। तो स्टेरॉइड कैसे ऐड करेंगे? स्टेरॉइड ऐड करेंगे आपके डॉक्टर्स और उनको इन्फॉर्म करेंगे आप ऑन 5th to 7th डे अगर कोई भी इनमें से सिम्टम आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, इनमें से कोई भी सिम्टम आता है इमीडिएटली, और सैचुरेशन लो होना लेस देन 94, तो आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे हो गए न्यू चेंजेस। और मेडिसिन में मैंने जैसे आपको बताया, नेप्रोक्सेन हमने ऐड कर दी, ब्यूटेकॉर्ड हमने ऐड कर दी, स्टेरॉइड हमने टाइमली ऐड कर देना है। अब स्टेरॉइड में डॉक्टर्स 3 टाइप के स्टेरॉइड बताते हैं।
होते हैं। एक डेक्सा होता है, एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है और एक हमारा प्रेडनिसोलोन होता है। जो डेक्सा होता है वो हम देते हैं 6 मिलीग्राम सिंगल डोज डेक्सा के लिए। ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है। सिंगल डोज डेक्सा मिलीग्राम वंस अ डे काफी होता है। ये 4 to 5 डेज देंगे, इससे रिस्पॉन्स काफी इम्प्रूव होता है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी होती है। तो ये 32 मिलीग्राम टू 48 मिलीग्राम डिपेंडिंग ऑन योर वेट 0.5 मिलीग्राम पर केजी से लेके 1 मिलीग्राम पर केजी। और थर्ड है प्रेडनिसोलोन जो कि हम 40 मिलीग्राम दे देते हैं इन डिवाइडेड डोसेस। ये स्टेरॉइड हमने ऐड कर दिया। ब्यूटेसोनाइड इनहेलर हम हमेशा ऐड करेंगे। ब्यूटेसोनाइड नेबुलाइजेशन हम नहीं लेंगे क्योंकि उससे नेबुलाइजेशन या भाप लेने से क्या होता है, जो हमारे वेपर्स निकलते हैं वो उससे वायरस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है, इसलिए नेबुलाइजर इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ओनली हम इनहेलर लेंगे। When to end the isolation? After 5 to 7 days अगर हमने देखा सब कुछ ठीक चल रहा है, 10 डेज तक हम उस चीज को फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया क्योंकि 5 to 7 डेज के बाद या तो हमारी डिजीज इंप्रूव होने लगती है या हमारी डिजीज डिटेरियोरेट होने लगती है। अगर हमारी डिजीज इंप्रूव हो रही है तो 7 to 10 डेज तक हमने पूरा आराम से हर रोज टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है, अपनी सैचुरेशन चेक करनी है, 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है जो कि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, इसको चेक करेंगे। नहीं तो शॉर्ट में बता देती हूँ। सैचुरेशन हम पहले चेक करेंगे अपने फिंगर से, 6 मिनट तक वॉक करेंगे कंटिन्यूअसली अपने रूम के अंदर और 6 मिनट के बाद फिर से सैचुरेशन चेक करेंगे। तो बिफोर वॉकिंग एंड आफ्टर वॉकिंग जो होता है सैचुरेशन में 4 to 5% से डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम वॉकिंग से पहले अगर हमारा सैचुरेशन 95 आ रहा है तो जब हम 6 मिनट वॉक कर लेंगे उसके बाद भी सैचुरेशन हमारा 95 या मैक्सिमम 94 आना चाहिए। ये नहीं कि पहले हमारा 95 आ गया और जब वॉक किया तो हमारा 90 तक पहुंच गया, देन दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। अब होम आइसोलेशन कब एंड करना है? जैसे हमारे 10 डेज हो गए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम। आज मुझे 1 मई को मुझे फीवर आया, 1 मई को फीवर आया, जैसे ही 10th मई तक 2nd 3rd को मैंने टेस्ट करवा लिया, 4th 5th को रिपोर्ट आई, उसके फर्स्ट तो हमें आइसोलेट कब से करना चाहिए? हाँ, क्या हमें 5th मई को जब से हमारी रिपोर्ट आई तब से आइसोलेट करना शुरू करेंगे? नहीं, तब से काउंट नहीं करेंगे। काउंटिंग करेंगे जब 1 मई को फीवर आया था। जब 1 मई को फीवर आया था दैट विल बी माय फर्स्ट डे, और उसको लेके 10th मई को दैट इज माय 10th डे। तो हम आइसोलेशन हम 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई। और साथ 2 क्राइटेरिया है, एक तो 10 डेज ऑफ आइसोलेशन होना चाहिए और सिम्टम फ्री, साथ में लास्ट के 3 डेज हमें फीवर नहीं आना चाहिए, तभी हम अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट डे फीवर आया, उसके बाद ठीक होते होते लास्ट 3 डेज से हमको फीवर नहीं है तो हम अपना होम आइसोलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। हम बाहर जा सकते हैं, टेकिंग फुल प्रिकॉशंस, डबल मास्क, ग्लव्स एंड वियरिंग एवरीथिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट द ये जो कोरोना वायरस से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है फंगल या म्यूकोरमाइकोसिस, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही अपने प्रिकॉशंस लेते हुए कहीं भी बाहर जाना है। रिपीट टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे ही आपके 10 डेज कंप्लीट होते हैं आइसोलेशन के, आपको दोबारा टेस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको कहीं जॉब में जाना है जहां उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप ये नेगेटिव लेकर आए, तभी आपको वो टेस्ट करवाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिम्टोमेटिक है, मतलब आपको फीवर, कॉफ, कोल्ड हुआ 1 मई को, 10th मई तक आप बिल्कुल ठीक है और लास्ट 3 डेज से आपको फीवर नहीं आया है तो आप आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फीवर क्या होता है, एसिम्टोमेटिक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमें कहीं जाना हुआ या कहीं जॉब ज्वाइन करना है, उससे पहले उन्होंने टेस्ट करवाया, हमारा आ गया पॉजिटिव, तो हमें कोई लक्षण तो कभी आया ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जिस दिन हमने टेस्ट किया वो डे हम फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे, उसके बाद से हम लेकर 10th डे तक जाएंगे। तो ये थी मेरी लेटेस्ट गाइडलाइन जो चेंजेस हुई है। पहले जो आइसोलेशन गाइडलाइंस थी वो 14 डेज तक थी, अब उसको रिड्यूस करके 10 डेज तक कर दिया गया है, क्योंकि ये पाया गया है जब हम इम्प्रूवमेंट के साइड होते हैं तो 8 to 9 डेज पे जाके वायरस शेड होना बंद कर देते हैं।
तो इसलिए ये ड्यूरेशन को कम किया गया है, क्योंकि लोग आइसोलेशन में वैसे ही पेशेंट परेशान होता है और अकेला रूम में रहना, बहुत सारी साइकेट्रिक, मेंटल डिप्रेशन पेशेंट्स में ये सब पाया गया है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए और डिक्रीज वायरल शेडिंग को देखते हुए जो आइसोलेशन हमारा 10 डेज कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 14 डेज। प्लस कुछ नई ड्रग्स ऐड की गई हैं, जैसे फीवर के लिए नेप्रोक्सेन, ब्यूडेकॉर्ड, ये सारी नई ड्रग्स ऐड करने के बाद काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है। आई होप ये मेरी जो लेटेस्ट आइसोलेशन गाइडलाइंस है जो कि एम्स और यूनिसेफ से ली गई हैं, इनको जानकर आपको अपने कुछ ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी और इसे आप फॉलो करके एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। ओके, बाय, सी यू।